हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। आज हम बात करेंगे इसरो यूआरएसए की, जिसका आज आंसर की रिलीज हो चुका है। तो उसका मैं इस वीडियो में डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। डिटेल्ड सॉल्यूशन और जितने भी क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन के लायक हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग दिए गए हैं इसमें, इस आंसर की में। तो आप देख सकते हैं और उसके थ्रू ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। और डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा, एक एक क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से उसका आंसर करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए इस वीडियो के थ्रू। और आखिरी में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका एग्ज़ाम जैसे कि पता है 18 तारीख को हुआ था। ये किसी स्टूडेंट ने दिया है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज इन प्रेशर एट द आउटर एज of a drum of radius r due to rotation at omega radian per second full of liquid at density rho will be। तो क्वेश्चन कोई खास नहीं है, बस समझने की जरूरत थी। इस तरीके का कोई विशेल ड्रम रेडियस है, उसका ड्रम रेडियस r मान लो। ओके, r मान लिया हमने। h हाइट तक दे रखा है इसका, ओमेगा से ये रोटेट कर रहा है। ये वोर्टिसिटी वाला क्वेश्चन बन गया। तो हमने ए सेक्शन और बी सेक्शन पे बर्नौलीज इक्वेशन लगा दिया है। जैसे कि पता है आपका, बर्नौलीज इक्वेशन पी अपॉन में रो जी वी स्क्वायर अपॉन में 2g इस तरीके से होता है। तो हमने जस्ट क्या किया था, रो जी को मल्टीप्लाई कर दिया है बोथ साइड में, तो ये हट गया है, ये हेड के फॉर्म में नहीं है। तो अब क्या किया हमने, ये जो है पी वी माइनस पी ए, ये क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन प्रेशर और इंक्रीज इन प्रेशर हो जाएगा। और ये जो वी ए है, वी ए यानी यहाँ की वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया। साथ ही जो एच ए और एच बी जो है वो सेम होगा, क्योंकि सेम डेटम पे है। तो ये भी कैंसिल हो गया, एच ए और एच बी। बचा क्या, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए ना। तो पी बी माइनस पी ए यानी चेंज इन प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर, ये हो गया इसके बराबर रो वी बी स्क्वायर अपॉन में 2, है ना, पी ए माइनस पी बी। अब क्या करना है इसमें, जो वी बी की वैल्यू है वो क्या होगी, वी बी की वैल्यू यहाँ की क्या है, ओमेगा से तो रोटेट कर रहा है और डिस्टेंस कितना है आर पे, तो ओमेगा इंटू आर। तो वही हमने कर दिया है और इसका आंसर क्या आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही आसानी से कर सकते थे, और डायरेक्ट वैल्यू भी आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी हाइट भी पूछ सकता है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, यहीं से आप निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g। ठीक है, अगर h की वैल्यू भी याद रहता तो आप कर सकते थे। जैसे कि हमें पता है प्रेशर होता है रो जी एच, तो रो जी ये हो गया और h हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2g। तो ये g और g कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2। ऐसे भी कर सकते थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% कार्बन, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डेड माइल्ड स्टील। बट देख सकते हो आप, कंफ्यूजन है ऑप्शन में बहुत सारे, क्योंकि सभी में माइल्ड स्टील है। तो ऐसा गलत हो जाता है कि माइल्ड स्टील ही हम टिक कर देते हैं, क्योंकि सब सेम ही लग रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 0.15% तक कार्बन में डेड माइल्ड स्टील होता है, और 1.15 टू 0.3% कार्बन माइल्ड स्टील, और 0.3 टू 0.8 मीडियम कार्बन स्टील। साथ ही साथ ये भी पता होगा, 0.8% से अगर पीछे चला गया कार्बन परसेंटेज, तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील। और इसके आगे चला गया 0.8% से 2.1 के बीच में, इसको कहते हैं हाइपरयूटेक्टोइड स्टील। तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका आंसर होगा डेड माइल्ड स्टील। इन अ बेल्ट ड्राइव T1 इज द टेंशन, T2 इज द टेंशन इन स्लैक साइड। टाइट साइड में ज्यादा होता है टेंशन की वैल्यू। तो पावर ट्रांसमिशन पूछा है, तो पावर ट्रांसमिशन हो जाएगा इसका क्या, T1 माइनस T2 इंटू में वेलोसिटी, जैसा कि दे रखा है ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इलास्टिकली
एनर्जी की बात करें तो मैलिएबल, टफनेस, ये सब तो आया ही नहीं। अगर ये पूछता ब्रेकिंग रीजन तक तो इसका वैल्यू हो जाता टफनेस, बट ये पूछा इलास्टिकली तो इसका आंसर होगा रेजिलियंस। अब पूछा है विच थ्योरी ऑफ फेलियर इज कॉल्ड हैंकी एंड वॉन माइसेस थ्योरी। अब इतने सारे एक जैसे लगेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, जैसे स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी और डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी, क्योंकि डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी को हम बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी भी बोला जाता है, तो ये भी ध्यान रखना। और जो इसका आंसर होगा वो हैंकी एंड वॉन माइसेस थ्योरी, वो है मैक्सिमम डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी। साथ ही साथ ये भी रखो याद, प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी क्या होता है, रैंकाइंस। और जो आपका डिस्टोर्शन एनर्जी थ्योरी हो गया हैंकी एंड वॉन माइसेस, प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी सेंट वेनेंट्स थ्योरी, और स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी हैग एंड बेल्ट्रामी थ्योरी। ओके, तो ध्यान रखना। आगे से पूछा है कि attached to one member of a pair and which permits relative axial movement is known as। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे फीदर और स्प्लाइंस की में, बट इसका आंसर होगा एक्चुअल में फीदर की। स्प्लाइंस में भी ये चीज होता है एक्सियल मूवमेंट, बट वो इंटीग्रल पार्ट होता है, और इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग फीदर की ही आंसर होगा। अगर फीदर की ऑप्शन में नहीं होता तो स्प्लाइंस हो सकता था एक बार को। साथ ही साथ फीदर की और कुछ चीजें बता देता हूँ। इसमें पूछ सकते हैं कि फीदर की में की कहाँ पे टाइट होता है, कहाँ पे लूज होता है। तो ये टाइट होता है शाफ्ट में और लूज होता है हब में, और ये क्वेश्चन आ चुका है स्टेटमेंट के फॉर्म में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप करता हूँ समझ में आया होगा। साथ ही साथ आगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। The ratio of volume occupied by the atoms to the total volume of unit cell is called, इसको बोलते हैं atomic packing factor। अगर void पूछता तो 1 माइनस APF हो जाता, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना। void ratio। The absorptivity of a solid can be increased by, देखो पॉलिश करने से क्या होगा, वो और रिफ्लेक्ट करेगा, तो एब्जॉर्ब तो करेगा नहीं। व्हाइटनिंग करने से भी रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि पता है व्हाइट जो होता है कलर वो रिफ्लेक्ट करता है, बट रफनिंग करने से क्या होगा, खुरदुरा होगा और वो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रफनिंग द सरफेस। अब ये पूछा है, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया और कुछ नहीं है। बोट इज टाइड टू अ डेक यूजिंग अ रोप wood on the wooden peg, the coefficient of friction between rope and wooden is mu and number of windings are 5, the ratio of tied set tension to the select tension पूछा है, तो यानी T1 अपॉन में T2 ये पूछा है क्या होगा। तो भाई रैपिंग का कॉन्सेप्ट है, और जो इस क्वेश्चन में है हमें ये चीज ये देखना है, ये है इम्पोर्टेंट। T1 अपॉन में T2 और E म्यू थीटा होता है, ठीक है, और हमें थीटा की वैल्यू पता करना है इधर क्या होगा। तो जैसा कि पता है हमें पाई बराबर होता है 180 डिग्री माना जाता है, और तो 360 डिग्री कितना हो गया 2 पाई, है ना। और इधर क्या बोला है 5 वाइंडिंग्स, यानी 5 राउंड लगे उसके, यानी 5 इंटू में 360 डिग्री, ये है थीटा की वैल्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 इंटू में 360 डिग्री यानी 2 पाई, है ना, तो यानी 10 पाई हो गया, और ऊपर तो म्यू है ही, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसा ही क्वेश्चन एक बार एलिफेंट के थ्रू पूछा था कि एलिफेंट जो है अपने ट्रंक से एक यहाँ पे पेड़ है उसमें 2 राउंड बांध दिया है उसको, और वो ट्रंक से खींच रहा है, तो उसमें टेंशन कितना लगेगा इस टाइप से। तो वही सेम क्वेश्चन है, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है और कुछ नहीं। इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख सकते हो, देखो इन अ बेल्ट एंड अ रैप फ्रैक्शन T1 इज इक्वल टू T2 e की पावर म्यू थीटा, और एंगल ऑफ कांटेक्ट म्यू इज अ फ्रैक्शनल फोर्स बिटवीन रोप एंड पुली। बस हमें थीटा की वैल्यू ध्यान रखना था। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर आयरन पता होगा, ये 1539 डिग्री सेल्सियस होता है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, पूछा है फर्नेस वॉल हैज थिकनेस इतना है, के की वैल्यू इतना है, विद सरफेस टेम्परेचर ऑफ इतना, द रेट ऑफ हीट कंडक्शन।
ठीक है, तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ हीट कंडक्शन, तो क्या हो जाएगा के डी टी अपॉन में डी एक्स होता है, पता है के की वैल्यू दे रखा है 0.1, डी टी की वैल्यू आप 200 आ जाएगा, डी एक्स की क्या है, डी एक्स क्या है यहाँ पे 0.1। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में रख दोगे आप, अरे ये 0.1 हो गया है के और डी टी हो गया 200 और ये हो गया 2, तो कितना आ गया 100 आ गया इसका आंसर। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। ये रहा ना, बॉइलिंग हीट ट्रांसफर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ बॉइलिंग इज। तो इसका आंसर करने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। न्यूक्लिएट बॉइलिंग होता है एक चीज। न्यूक्लिएट बॉइलिंग इज अ टाइप ऑफ बॉइलिंग that takes place when the surface temperature is hotter than the saturated fluid temperature by a certain amount, but where the heat flux is below the critical heat flux. For water, critical heat flux is greater than, ये कुछ बता रखा है। Nucleate boiling is the most desirable boiling regime because क्यों? क्योंकि high heat transfer rates अचीव्ड कर सकते हैं विद रिलेटिव स्मॉल वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द सरफेस टेम्परेचर एंड सैचुरेशन टेम्परेचर। समझ गए, स्मॉल डिफरेंस होता है इसमें और उससे हम क्या अचीव कर रहे हैं, हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर रेट इंक्रीजेस एट अ लोअर रेट, T increases from heat transfer point of view. Nucleate boiling regime is the most desirable range to operate. इसका वो भी देख लेते हैं हम कर्व। देखो बॉइलिंग रेजिम से ही और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे, तो ध्यान रखना। बॉइलिंग कर्व रिवील्स रेंज ऑफ कंडीशन एसोसिएटेड विद स्ट्रक्चर्ड पूल बॉइलिंग। अब देखो ये रीजन फर्स्ट है, इसको बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन बॉइलिंग, ठीक है, और ये है आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। अब इसके बाद क्या हो रहा है, आइसोलेटेड बबल हो रहा है और दिस इज द न्यूक्लिएट बॉइलिंग रीजन, दिस इज द न्यूक्लिएट। अब इधर देख सकते हो कि स्मॉल डिफरेंस टेम्परेचर में हमें इतना दे रहा है, ये हाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, देख रहे हो एकदम से स्पार्क किया ऊपर पहुंच गया। ये इधर भी हो रहा है फिल्म बॉइलिंग में भी, लेकिन ये देखो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। सो दिस इज द रीजन और इसी का आंसर न्यूक्लिएट बॉइलिंग होगा। ओके, तो ये ध्यान रखना। रीजन 1 में क्या आता है, 2 में क्या आता है, मैक्सिमम क्रिटिकल हीट फ्लक्स और ट्रांजिशन बॉइलिंग, फिल्म बॉइलिंग। क्या पता ऐसे भी पूछ दे इसका क्या क्रोनोलॉजी, न्यूक्लिएट पहले आता है, फिर पहले नेचुरल आता है, फिर न्यूक्लिएट, फिर ट्रांजिशन, फिर फिल्म। तो ध्यान रखना इसको। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन इज न्यूक्लिएट बॉइलिंग। अच्छा क्वेश्चन था ये। Universal joint was fixed in a vehicle to transmit power. Different speeds. Relative orientation of the two shaft was same lane. Relative orientation of two shaft was different lanes. तो इसका आंसर हो जाएगा this 13 का C. A planar 5 bar mechanism with 5 revoluted joint has degree of freedom. तो इसमें क्या लगाना है, कुर्ट्ज़बर्ग इक्वेशन लगा दो, तो 3L माइनस 1 माइनस में 2J माइनस में H तो 0 है, कोई हायर पेयर नहीं है, तो 3 रिवोल्यूट लिंक कितने हो गए। प्लेनर 5 बार मैकेनिज्म यानी 3 गुने में 4 दिया 12 माइनस में 2 और ये कितना है 5 रिवोल्यूटिव जॉइंट यानी 2 इंटू में 5 10 हो जाएगा, तो 12 माइनस में 10 बराबर में 2। ये हो गया आंसर इसका, खत्म। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स in a direction opposite to that in which the body tends to move. The ratio of limiting force and normal reaction force is constant. Not correct पूछा है, तो एरिया पे भाई तो ये डिपेंड नहीं करता है फ्रिक्शन फोर्स, बाकी सारे ऑप्शन ठीक है। रॉट आयरन इज, ये भी थोड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन कह सकते हैं, ये सीधा आंसर जाता है इस पे डक्टाइल पे, बट ये भी है ऑप्शन में और साथ में मेलिएबल भी होगा, टफ भी होगा, तो सब डी ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा बोलेंगे अजीब सा क्वेश्चन था, बट ऑप्शन के थ्रू हम ऑल ऑफ द अबव पे जाएंगे।
रेगुलेट्स मीन स्पीड ऑफ इंजन बाय कंसीडरिंग द लोड कैरी टेकन बाय द, बताइए गवर्नर होता है और तो कोई है ही नहीं ऑप्शन में ठीक आंसर। हाँ, लीड एंगल है, ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। द एफिशिएंसी ऑफ स्क्रू जैक इज गिवन बाय, पता होगा इसका आंसर tan अल्फा अपॉन में tan अल्फा प्लस में 5, ठीक है। आइडियल एफर्ट अपॉन में एक्चुअल एफर्ट, उसी से ये आंसर आता है। पूछा है टू आइडेंटिकल शीट्स ऑफ ब्रास एंड स्टील ईच 1 सेंटीमीटर थिक आर इन कॉन्टैक्ट, द आउटर सरफेस ऑफ ब्रास इतना है और स्टील का इतना है और इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी इतना है। फाइंड द इंटरफेस टेम्परेचर ऑफ द स्टील, तो दोनों द्वारा जो हीट ट्रांसफर होगा वो सेम ही होगा, तो के बी के और अपन में के एस, ये हो जाएगा 2, ओके। डी टी एस और ये तो सेम ही है, ये कट गया, तो ये हो गया आपका यहाँ का स्टील वाला, तो ये कितना हो गया, या टी माइनस में 0 और बाकी जो ब्रास का था वो हो जाएगा 100 माइनस में टी, और इससे आप इक्वेट कर देंगे क्वेश्चन तो आपका आंसर आ जाएगा 66.67। ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक क्वालिटी का बोल सकते हैं। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज सिंपली सपोर्टेड स्क्वायर बीम अंडर बेंडिंग लोड विल बी एट, शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है तो इसको ध्यान में रखना था। ये कैसे होता है, तो मिड सेक्शन में सबसे ज्यादा होता है। साथ ही अगर जैसे कि पूछ लेते हैं टाउ मैक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर स्क्वायर सेक्शन है तो 3/2 इंटू में टाउ एवरेज, ये भी ध्यान रखना। लीवर विद मैकेनिकल एडवांटेज इतना है और वेट इतना है, द एफर्ट नीडेड, तो कुछ नहीं, मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन में एफर्ट, तो इस फॉर्मूला पे लगाओ, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हेलिकल स्प्रिंग ऑफ लेंथ L और स्टिफनेस K है, कट कर दिया 2 हाफ्स में, हमने कट कर दिया तो इसका स्टिफनेस की वैल्यू क्या होगी 2K। अब क्या बोला है, स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट स्टिफनेस बताओ, तो 1/2K 1/2K, ये क्या हो गया, बराबर K ही आ गया, इसका आंसर हो जाएगा K। Which of the following gives an idea about the ability of the equipment to detect small variation in the input signal? अब ऑप्शन से आप जज करिए कौन सा आंसर हो सकता है। रीडेबिलिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी की तो कोई बात ही नहीं करेगी, ये प्रिसीजन की भी नहीं की है। रीडेबिलिटी मतलब सेम बार बार आ रहे हैं डेटा, एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के नजदीक है, और प्रिसीजन का मतलब क्या है, 4 हमने वैल्यू लिए और चारों आपस में एक साथ हैं, बट ये पॉसिबल नहीं है कि ये ट्रू वैल्यू के एग्जैक्टली है। तो क्या पूछा है, गिव्स एन आइडिया अबाउट द एबिलिटी ऑफ द इक्विपमेंट टू डिटेक्ट स्मॉल वेरिएशन इन द, तो क्या होगा, सेंसिटिविटी होगा इसका आंसर। ऑप्टिकल गेज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट रेज, डायरेक्ट क्वेश्चन है जीके की तरह। Which of the following is not a type of governor used to regulate mean speed of an engine? अब what टाइप का गवर्नर होता है, हार्टनेल भी होता है, पोर्टर भी होता है, ऑटो साइकिल होता है जो कि पेट्रोल इंजन के लिए वर्क करता है। टाइप्स ऑफ स्पेस लैटिस इन माइल्ड स्टील, बीसीसी होता है, ठीक है, बट एक कंडीशन हो रही है, रूम टेम्परेचर पे होता है, अगर इसको कुछ टेम्परेचर है उसके अबव कर दें हम तो ये इसका स्ट्रक्चर एफसीसी में भी कन्वर्ट हो जाता है, बट ऑप्शन के थ्रू बीसीसी ही होगा आंसर। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन, किस पे करेगा ये, प्रेशर पे नहीं करता, डिस्टेंस पे भी नहीं करता, डेंसिटी पे करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंसिटी। क्या होता है इसका फॉर्मूला, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू म्यू अपॉन में रो, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन में डेंसिटी, okay. The frequency of oscillation of a simple pendulum mass m swinging from a distance of L from the pivot is proportional to, तो क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये हो जाएगा अंडर रूट में G अपॉन में L, और इसको इस तरीके से भी पूछ सकता था स्टिफनेस और मास के थ्रू, ठीक है। मेजर स्ट्रेसेस प्रोड्यूसेस in the helical springs are tensile or compressive stresses due to twisting of wire, नहीं, shear stresses due to twisting of wire, ये जरूर होता है। shear stresses due to compressor and tension, नहीं, tensile और compressive stresses due to compressor and, बिल्कुल नहीं, तो मेजर स्ट्रेसेस में shear स्ट्रेस होता है, ट्विस्ट करने से होता है वायर की। इन बेंडिंग इक्वेशन ये पूछा है, m
y अपॉन में i, बट i कहाँ से लेते हैं हम वैल्यू? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट cg ऑफ क्रॉस सेक्शन, टॉप लेयर बॉटम लेयर। तो ये दोनों तो नहीं होगा, इन दोनों में कंफ्यूज हो सकता है बंदा, बट इसका आंसर होता है न्यूट्रल एक्सिस से। ये भी इसको बोलेंगे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये दोनों में जरूर फंसेंगे बंदे और गलत भी कर सकते हैं काफी सारे। Which one of the following metal crystallizes in FCC? ये पूछना चाह रहा है कि FCC कौन सा है इसमें से जिसका स्ट्रक्चर FCC है, एल्युमिनियम। बाकी ये जो जिंक है ये HCC में आता है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पाथ HCP। Which of the following is a kinematic pair? All of these, सारे के सारे हैं। The quantity of measuring instrument which characterize the ability to respond small changes of the quantity measured is called। देखो भाई, इसको ऑड वन आउट से भी कर सकते थे, एक्यूरेसी हो नहीं सकता, ठीक है, प्रिसीजन हो नहीं सकता, रिपीटेबिलिटी हो नहीं सकता, बचा क्या? डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिविटी टाइप का ही क्वेश्चन हो गया ये। Which of the following iron exists between the 910 डिग्री सेल्सियस टू 1403? तो इसका आंसर है गामा आयरन, यही तो एग्जिस्ट करता है, ऑस्ट्रोनाइट का रीजन। द डिवाइस यूज्ड फॉर चेकिंग द एक्सटर्नल डायमेंशन, चेकिंग पूछा है, मेजरिंग नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर होगा स्नैप गेज, नॉट वर्नियर कैलिपर। गलत दे रखा है इसमें आंसर की में, ये देखो इसका रेफरेंस भी है। Snap gauges are used for checking external dimensions. The transverse fillet weld joints are designed for, इसके लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए, इस तरीके से लगेगा, ये होगा आपका वेल्ड एरिया। और पैरेलल फिलेट वेल्ड होता तो इस तरीके से, और वो करता है शियर स्ट्रेंथ पे। The principle of applying heat and pressure is used in, स्पॉट पे भी होता है, सीम पे भी होता है, दोनों रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप के हैं, रेजिस्टेंस welding, both A and B. Which of the following is an extensive property? Volume है भाई। Blast furnace is used to produce, blast furnace होता है पिग आयरन, और ये कपोला के लिए होता है कास्ट आयरन, और पडिंग फर्नेस होता है रॉट आयरन के लिए, पडिंग फर्नेस। यूनिट ऑफ स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन का जो आंसर है गलत दिया है। Standards to be used for reference purpose in laboratories and workshop are referred to as, इन दोनों में कंफ्यूज जरूर होगा बंदा, बट इसका आंसर है टर्शियरी स्टैंडर्ड्स। For a bolt joint which is not fluid tight, ठीक है, the initial tightening load is इतना, what is nominal diameter of the bolt considering? तो initial tension क्या होता है for a fluid tight joint के लिए 2840 DN, और D जो होता है नॉमिनल डाया होता है इन mm, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है नॉन फ्लूइड टाइट, तो इसका होता है 1420 DN। तो इसको इक्वेट करेंगे आपस में, तो जो D की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 20, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा 2840, और ये 10 और आएगा, ठीक है। इसको इक्वेट कर दो 1420 DN से, तो ये और ये कट गया, तो बचा कितना 20 mm D की वैल्यू 20। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ये है मेरे नोट्स, मैं बनाता था, देखो कितने पुराने हो रखे हैं, सैंड जोल्ड मशीन्स वगैरह मत देखो, यहाँ पे हो, बहुत ही स्मॉल चीजें लिखता था मैं उसमें। इनिशियल टेंशन इन बोल्ट, देखो 2840 DN फ्लूइड टाइट जॉइंट के लिए, इनिशियल टेंशन इन बोल्ट ऑर्डिनरी जॉइंट, मतलब नहीं है ये, और D क्या है, D नॉमिनल डाया इन mm। अब ये सब भी लिख रखा है मैंने, लेस देन M16 और M18 आर नॉट परमिटेड फॉर मेकिंग फ्लूइड टाइट जॉइंट। तो मेरा कंटेंट देखो मैं कितना प्रिसाइज रखता था, मतलब आपको सिर्फ क्या नाम है पूरा सिलेबस कवर करने से मतलब नहीं होता है, आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं लास्ट टाइम पे। तो इस शॉर्ट नोट्स जो होते हैं ना, माइक्रो नोट्स, वो काम आते हैं। ये मैंने इम्पोर्टेंट सारे पार्ट्स लिखे होते हैं 4-5 पेज में, वो भी पढ़ के मैं चले जाऊँ ना, कोई से एग्जाम में बैठ जाऊँ तो कर सकता हूँ मैं, क्योंकि कितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का हैबिट हो चुका था। साथ ही साथ एकदम माइक्रो में कर देना किसी भी चीज को, जब भी तो इतने सारे एग्जाम निकले ना।
तो इसीलिए कहता हूँ यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और जितना हो सके फायदा उठाओ। जितना आप शेयर करोगे उतना बढ़िया बढ़िया मैं अपना कंटेंट देता रहूंगा। लेकिन शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है तो फिर मन नहीं करता है, मोटिवेशन नहीं मिलता। फॉर टेस्टिंग टेपर गेजेस, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, प्रिसीजन, अलाइनमेंट, फ्लश, साइन बार। साइन बार होगा इसका आंसर, ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग फ्लश फ्लश भी कर रहे हैं बट इसका आंसर साइन होगा। अब पूछा मॉड्यूल, मॉड्यूल की वैल्यू डी बाई टी, सिंपल सा आंसर। इसका भी आंसर गलत दे रखा आंसर की में, तो इस पे भी डालना भाई ऑब्जेक्शन। स्टिक माइक्रोमीटर आर डिजाइन फॉर मेजरिंग, ये थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है क्योंकि बंदे नहीं पढ़ते हैं स्टिक माइक्रोमीटर के बारे में। तो बट इसका आंसर है लॉन्गर इंटरनल लेंस के लिए। यूनिवर्सल हुक्स कपलिंग इज यूज्ड व्हेन टू शाफ्ट्स intersect at small angles. The maximum deflection of cantilever beam of length L for applying, क्या पूछा है, डिफ्लेक्शन पूछा है, तो पी एल क्यू अपॉन में 3i। अगर स्लोप पूछता तो पी एल स्क्वायर अपॉन में 2ei। द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड का क्या होता है, लीनियर। ठीक है, इस तरीके से वेरी करता है। फिन्स आर प्रोवाइडेड on heat transfer surface to enhance heat transfer by increasing the turbulence in a flow, बिल्कुल गलत। to increase surface area in promoting the rate of heat transfer, सही आंसर हो गया, पहले मिल गया हमें। the shear stress in a principal plane will be 0, ये तो वर्षों से पढ़ते हुए आ रहे हैं बंदे, एक बार में लगाएगा कोई भी। V block is used in workshop to check roundness of a cylinder valve, पहला ही आंसर सही है बट 3 ऑप्शन और भी पढ़ लेना, ये नहीं बैठेगा भाई, यही है आंसर इसका। Which one of the following is false? Keys are always inserted parallel to the shaft axis. The main function of the key is to prevent rotational and translation motion between two machine parts. Keys are subjected to shearing stresses and crushing stresses, या all of the above। तो all of the above false तो नहीं हो सकता, एक बार वो करेक्ट जरूर हो सकता था। तो देखो ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में फंसोगे तो ये भी ठीक है क्योंकि आप एक आर एस खुरमी की बुक है उससे रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें पैरेलल ही लिखा है, ऑलवेज पैरेलल। ठीक है, तो बचा क्या ये, और इसका आंसर हो जाएगा दिस, द मेन फंक्शन ऑफ द की इज टू प्रिवेंट, ये गलत है। रिलेटिव मोशन लिख देता एक बार को तो चल जाता, बट ऑप्शन के थ्रू गलत हो रहा है, वैसे राइट भी कंसीडर कर सकते हैं अगर ऑल ऑफ द अबव की बात होती तो। इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग माइक्रो मोशन ग्रुप्स ऑफ टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय गिलबर्ट। सॉलिड लेंथ पूछा है, कंप्रेशन स्प्रिंग विद टोटल नंबर ऑफ 10 कॉइल्स, तो आपको पता होगा ND होता है, ये नंबर ऑफ कॉइल्स हो गए और ये वायर डायमीटर हो गया, 18 आ गया इसका आंसर। ये भी गलत दिया आंसर की में, इसको भी ऑब्जेक्शन करो। द टाइप ऑफ स्ट्रेस मटेरियल अंडरगोज इन अ टॉर्जन स्प्रिंग, टॉर्जन, बेंडिंग, बकलिंग, हुप, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। बकलिंग दिया है कंसीडर, कहीं कहीं बेंडिंग भी होता है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, स्टोक पॉइज होता है डायनेमिक विस्कोसिटी का, पास्कल प्रेशर का। MLT थीटा सिस्टम है, द डायमेंशनल थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, तो क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का, वॉट पर मीटर केल्विन, और इससे के थ्रू आप MLT में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा MLT -3 बीटा -1, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। For a bolts of uniform strength, the shank portion is turned down to a diameter equal to a slightly smaller than the pitch diameter, slightly higher to the pitch diameter, slightly smaller than the core diameter, or core diameter or smaller. This is the answer. Profile of a gear tooth can be checked by protecto, bench, slip, optical projector से यूज करते हैं, तो D is the option right answer. If we imagine a curve within a fluid, कोई कर्व है और उस पे हम टेंजेंट एट एवरी पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से, इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो कर्व क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन।
Mercury in barometer is replaced by water. The height of 3.75 centimeter of mercury will following the centimeter. कोई नहीं, S1 H1 लगाओ और S2 H2, ठीक है, और इससे आपका हाइट आ जाएगा वाटर के फॉर्म में 51 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रेशर पूछा है, हाइट दे रखा है 15 मीटर का, तो रो जी एच का फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ कितना 147। भाई ये क्वेश्चन जबरदस्त, देखते हैं इसको। द नकल जॉइंट इज कनेक्टेड बाय टू माइल्ड स्टील ऑफ रॉड्स ऑफ डायमीटर 20 mm एंड इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द नकल पिन। कैलकुलेट द मिनिमम थिकनेस, मिनिमम पूछा है देख लो इधर ही, of the forked end if the rods are under a tensile load of 24, the allowable stression in rods and pins are 60 in tension, 50 in shear and 80 in crushing। तो मिनिमम पूछा है, यानी सबसे लार्ज वैल्यू किसकी है, क्रशिंग की। तो क्रशिंग वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और उसने क्या पूछा फॉक्ड एंड के लिए, तो फॉक्ड एंड के लिए होता है क्रशिंग स्ट्रेस, और जो टेंसाइल की वैल्यू दी गई है टेंसाइल लोड D1 अपॉन में 2T। D1 क्या है आपका, डाया ऑफ द नकल पिन, और ये इक्वल है इसके डायमीटर के स्टील रॉड के, तो D1 हो गया 20, ये 2T हो गया, और ये P की वैल्यू 24 इंटू में 10 की पावर क्यूब, और सिग्मा C कितना हो गया 80। यहाँ से T की वैल्यू आप निकालेंगे, कट कुटा के आ गया कितना 30/4, आंसर कितना हो गया 7.5 आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था, ठीक है। अगर जैसे इसकी वैल्यू हाई होती 80 मान लो, इसकी होती इधर 60 होती, तो हम टेंशन के ऊपर लगाते, ठीक है। तो क्या होता है उसमें D1 माइनस में D2 इंटू में 2T, इस तरीके से लगता है। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्वायर थ्रेडेड स्क्रू जैक इफ द आइडियल एफर्ट इतना है और एक्चुअल एफर्ट इतना है। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया कि एफिशिएंसी स्क्वायर थ्रेडेड की होती है आइडियल एफर्ट अपॉन में एक्चुअल एफर्ट, तो P0 अपॉन में P हो जाएगा। बट जिसने नहीं थोड़ा पढ़ा है उसको प्रॉब्लम हो सकता है, वो इस तरीके से इन दो ऑप्शन पे जा सकता है, बट इसका आंसर होगा A। ये भी अच्छा क्वेश्चन रहा है। क्या पूछा है, लिस्ट काउंट पूछा है, लिस्ट काउंट पूछा है मैट्रिक वर्नियर कैलिपर का। 15 डिवीजन और वर्नियर स्केल है 49 डिवीजन ऑफ मेन स्केल का, और 1 मेन स्केल डिवीजन है 0.5 mm। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस में 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, 1 MSD लिखेंगे और वर्नियर स्केल का डिवीजन लिख देंगे मेन स्केल डिवीजन के फॉर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर है 49 MSD। ओके, तो जो 1 VSD आ गया कितना आ गया 49 अपॉन में 50 MSD, और ये 1 MSD हो गया। MSD को कॉमन ले लो तो कितना हो गया 50 माइनस में 49 अपॉन में 50, ठीक है, यानी 1/50। और MSD की वैल्यू कितनी है 0.5 है ना, तो कितना आ गया हमारा आंसर 1 अपॉन में 50 इंटू में 0.5, ये भी नीचे गया 0.01 आंसर। फॉर पैटर्न मेकिंग विच टाइप ऑफ हार्डवुड विल बी यूज्ड, देवदार पाइन फिर टीक वुड होता है, जहाँ टीक वुड हुआ आंसर वही हार्ड होता है सबसे। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है भाई। द स्ट्रोक ऑफ अ नॉन ऑफसेट फॉलोअर, नॉन ऑफसेट पूछा है, ठीक है। एलिप्टिकल कैम है, सेमी माइनर और सेमी मेजर एक्सिस दे रखा है, तो स्ट्रोक क्या होगा। स्ट्रोक पता है जैसे कि आपको कि फॉलोअर का मिनिमम पोजीशन और उसकी हाईएस्ट पोजीशन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये यहाँ से यहाँ तक B है ना, और ये A है माइनर एक्सिस, तो इसकी और इसकी कितनी आएगा, टोटल में से B में से माइनस जाएगा A, दिस इज द आंसर। बट आंसर की में ये दे रखा है जो कि गलत है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ, आराम से समझ सकते हैं। फिर से देख लो, दिस और दिस के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये हाईएस्ट पोजीशन है और ये लोएस्ट पोजीशन, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्ट्रोक या लिफ्ट बोलते हैं। द पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स दे रखा है, ट्रांसवर्स को लेटरल बोल सकते हैं।
इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पूछा है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, क्या होगा 4। मैंने तो ऐसे याद रख रखा है 1 2 4 6। ये सिंपल क्यूबिक, ये बेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये फेस सेंटर्ड और ये एचसीपी हेक्साक्लो पैक्ड। ठीक है, याद रखना 1 2 4 6 करके। द वैल्यू ऑफ maximum monochromatic emissive power of a black body shifts with increasing temperature towards shorter wavelength। इसके कॉन्सेप्ट और बता देता हूँ मैं। ये देखो मेरा नोट्स, ये देखो है ना, क्या पूछा था, एमिसिव पावर बढ़ रहा है तो कहाँ पे जा रहा है वेवलेंथ, शॉर्टर पे। ये देखो ग्राफ से, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेवलेंथ कहाँ हो रहा है, शॉर्टर में शिफ्ट हो रहा है। ओके, बाकी ये भी देख सकते हो लैम्डा टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 2898 न्यू केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्लीव कपलिंग क्या है, रिजिड कपलिंग है, सही बात है भाई। क्लैंप कपलिंग रिजिड कपलिंग है। फ्लैंज कपलिंग फ्लेक्सिबल नहीं, गलत है। बुश्ड पिन ये भी फ्लेक्सिबल कपलिंग है। इसके साथ साथ ओल्डम कपलिंग ये भी आपका फ्लेक्सिबल कपलिंग है, बट फ्लैंज कपलिंग जो है वो रिजिड कपलिंग के अंडर में आता है। द साइज ऑफ डीजल इंजन ऑफ सेम पावर कंपेयर टू पेट्रोल इंजन इज। डीजल इंजन का पूछा है साइज सेम पावर के, लाइट एंड कॉम्पैक्ट, हैवी एंड बल्की, तो हैवी और बल्की, और तो कोई क्वेश्चन आंसर ऑप्शन के थ्रू नहीं है तो हैवी एंड बल्की होगा भाई। स्प्रिंग यूज्ड टू एब्जॉर्ब शॉक्स, डिस्क, हेलिकल, लीफ, लिफ्ट। वैसे तो भाई सभी स्प्रिंग एब्जॉर्ब शॉक करते हैं, बट क्या है इसका आंसर, लीफ स्प्रिंग। देखा होगा व्हीकल के टायर के ऊपर होता है इस तरीके से लेयर में, दिस इज लीफ स्प्रिंग। The helix angle and friction angle of square-threaded self-locking screw jack is given by alpha and phi. The maximum efficiency of screw jack पूछा है 1/2, 1/2 नहीं, इसका आंसर है इस फॉर्म में 1/2 माइनस 10 स्क्वायर phi अपॉन में 2, तो आंसर हो जाएगा none of the above. A material is said to be allotropic if it has fixed structure, गलत। atom distributed in random pattern, नहीं। different crystal structure at defined limits of temperature and pressure, तो ये हो जाएगा आंसर। surface tension has the unit of, पता ही होगा आपको, न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन पर मीटर। फोर्स अपॉन में यूनिट लेंथ, अपॉन में एल। क्या पूछा है भाई, क्रशिंग स्ट्रेस के लिए पूछा है, की है, मफ कपलिंग में यूज हो रहा है, विद दे रखा है इसका, ठीक है, और विच इज ट्वाइस दैट ऑफ थिकनेस, लेंथ दे रखा है, रेडियस ऑफ द कनेक्टिंग रॉड ऑफ टू शाफ्ट जितना, टॉर्क दे रखा है। देखो भाई दो फॉर्मूले होते हैं, अगर शियर स्ट्रेस दे रखी वैल्यू दे रखा है तो dBl अपॉन में 2 लगाएंगे, और क्रशिंग दे रखा है तो DHL अपॉन में 4 लगाएंगे। ध्यान रखो आसानी से, गिवन वैल्यू देखो, डी दे रखा है, रेडियस ऑफ द कनेक्टिंग ऑफ टू शाफ्ट्स, तो ये हो जाएगा कितना 60 हो गया। एच की वैल्यू कितना आ रही है, एच की वैल्यू ये एल हो गया आपका कितना, एंड लेंथ हो गया 100, विद हो गया 20, ठीक है 20 हो गया आपका, इसको एच की फॉर्म में ले लेंगे, और अपॉन में 4 और सिग्मा सी, सिग्मा सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं टी की वैल्यू दे रखी है 100, सिग्मा सी निकालना है आपको क्रशिंग, तो इस फॉर्मूले पे पुट करो, आंसर आ जाएगा 6.67। सिंपल था, बस गिवन कोई भी पहले तो न्यूमेरिकल आता है, उसका अप्रोच रखो कि हमें गिवन वैल्यू लिखना है, उससे आपको पता पड़ जाएगा ऑड वन आउट, मतलब निकालना क्या है और किस फॉर्मूले के थ्रू हमें पहुंच पाएंगे, बहुत ही क्लियर होता है। पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ टीथ इन ऑन द पिनियन इन ऑर्डर टू अवॉइड इंटरफेरेंस फॉर 14 1/2 फुल डेप्थ इन वॉल्यूट आर, इसका आंसर होता है 32। इसके कुछ और बेसिक चीजें बता देता हूँ मैं, ये देखो बहुत ही पुराना नोट्स मेरा, वहीं से ढूंढ के निकाला है, पता था मेरे को।
सिस्टम ऑफ गियर टूथ है, मिनिमम नंबर टीथ ऑन द पिनियन। अगर 14 1/2 कंपोजिट है तो 12 होगा, फुल है तो 32, और 20 डिग्री है, फुल डेप्थ इनवॉल्यूट है तो 18, और स्टब है तो 14। तो मतलब फुल में तो बड़ा ही रहेगा संख्या। ठीक है, बात आ रही है समझ में। और इस तरीके से भी पूछ सकता है, देखो मिनिमम नंबर ऑफ टीथ विद वन मॉड्यूलर एडेंडम कौन सा होता है तो 32। मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑफ स्टैंडर्ड पोर्शन तो प्रोपोर्शन तो 18। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। During sign bar measurement, both rollers are placed on slip gauge of head 10 mm and 60 mm. The distance between center of the two rollers of the sign bar is इतना, the measured angle पूछा है। तो ये हो गया आपका इस तरीके का 2 स्लिप गेज, और इस तरीके से हमने साइन बार को रख दिया। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है 100, 10 इधर इसका हो गया, 60 इधर इसका हो गया, तो इसका गैप कितना आ गया 50। 60 परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस 1/2, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है जब 30 डिग्री होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, और ऐसा तो ये मैंने प्रैक्टिकली निकाला है BIS में। तो अच्छे क्वेश्चन है, काफी पेपर देने में बड़ा मजा आता अगर देता तो। The term traceability in engineering metrology is concerned with optical comparator limits and but इसका आंसर है स्टैंडर्ड्स। ये जिसको आता है भाई वही कर पाएगा, ऐसे कोई तुक्का लगाने से गलत भी हो सकता है। तो ये रहे आपके 80 क्वेश्चन। इसको देख के यही लगता है, एक तो आंसर की जो आया है आपका 7 से 8 क्वेश्चन उसमें रॉन्ग दिए हुए हैं, तो उस पर जरूर आप सिंपल हैं वो भी, आसानी से आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा किसी भी बुक में। उसको ऑब्जेक्शन जरूर करें, जितने भी बंदे दूसरे के भरोसे ना बैठे। ये आपकी ड्यूटी है भाई, आंसर किया है उसको देखना है, एनालिसिस करना है, कहाँ पे मैंने लैग किया ये सब देखना है भाई, सिली मिस्टेक कितनी हुई है, ये सब चीजें भाई एनालाइज जरूर किया करो। ये नहीं कि आगे आंसर की हाथ दर पे बैठे हुए हैं, कुछ भी हो गया बस गलत क्यों हुआ वो क्वेश्चन, कहाँ पे लैग किया हमने, रिवीजन में लैग था, और रिवीजन में लैग होता ही होता है, तभी होता है ये कांड। बात आई समझ। हम कितना भी सोच ले कि हमारा रिवीजन कंप्लीट है, बट वो नहीं रहता है एक्चुअल में। रिवीजन इज द की टू सिलेक्शन, ये भाई गांठ बांध कर याद रख लो, ये होना ही होना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवाइज, सिलेक्शन 100% होना ही होना है, यही मूल मंत्र है। और यही मैं लास्ट में आपको बोल रहा था कि मैं बताऊंगा। साथ ही साथ पेपर का लेवल की बात करूं 80 क्वेश्चन को देखते हुए, तो पेपर ट्रिकी था थोड़ा, दिखने में भाई देख आसान तो लग रहा है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास आ गया, तुम ऑप्शन देख रहे हो आंसर की में, किसी को आंसर की दिखा दोगे तो वो बोलेगा हाँ आसान ही आसान है। लेकिन जब बंदा करता है ना उस क्वेश्चन को देख के, वो 4 ऑप्शन देखता है कि भाई ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, दोनों में से कौन सा होगा, तब भाई बंदों का वहां पे दिमाग खराब होता है, और वो होता है लैक ऑफ रिवीजन की वजह से। तो ये चीजों से बचे। कुछ क्वेश्चन जरूर थोड़े आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे, तो उसको आप छोड़ सकते थे, जैसे ये है, ये आप सबसे उम्मीद नहीं करेंगे तो ये सब सही कर लेंगे, क्योंकि जो जिसने तुक्के कभी पढ़ लिया है तो वो शो कर सकता है, वो टिक करके आ सकता है। इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये। बाकी जो न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत अच्छे थे, जैसे नकल जॉइंट वाला था, कपलिंग पे था, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ओवरऑल पेपर वाज मॉडरेट, और जो कट ऑफ है अभी भी मैं बोलूँगा आफ्टर जो आंसर की जो आएगी फाइनल आंसर की, उसके बाद नंबर जरूर बढ़ेंगे बंदों के, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन तो पक्के गलत हैं, वो बढ़ना है। तो 60 के अराउंड में रहेगा जो, उसका भाई स्किल टेस्ट के लिए पक्का आएगा कॉल, रेडी रहना। बाकी फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं कह सकते हैं किसका कितना है, वो आप आपस में आप कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नीचे अपने भाई मार्क्स बताइए। ठीक है, जितने भी बंदे देख रहे हैं इसको, वो पहले तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और आगे अच्छे वीडियोस मिलेंगे। SSC के जो पेपर आने वाले हैं उसके लिए भी पूरा नॉन टेक करवा रहा हूँ, जहाँ पे बंदे फंसते हैं। और
पूरा डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट करवाऊंगा विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। जैसे और लोग कहते हैं ना 4 ऑप्शन दे दिया फिर उसको बता रहे हैं। अब मेरा करंट अफेयर जो मैंने अभी डाला है वो वीडियो भी जाके देखना, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, एक बार यूज करो उसे। तो यही सब चीज़ें हैं आज के लिए। और भाई सिलेक्शन लेना है और ये लंबे ड्यूरेशन से बचना है कि मज़ा आ रहा है प्रिपरेशन में, कर ही रहे हैं। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन क्वेश्चन प्रैक्टिस दबा के भाई, जितना हो सकता है। ऊब जाओगे, थक जाओगे, लेकिन वही करना है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि भाई पेपर के टाइम पे डिपेंड करता है कि आपने रिटेन कितना कर रखा है, और जो ये बंदा होगा वो ले जाएगा सिलेक्शन, 100% कह रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। सो इस पे गौर फरमाइए। सो आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाई सब्सक्राइब करिए और शेयर करें, ठीक है। होप करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।